गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे और रिवीजन आपका ठीक से हो रहा होगा। मैं भी तो कुछ कुछ रिवाइज कर रही हूँ, लेकिन टाइम बहुत कम है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है और थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक को टच करना है, ताकि अगर उससे कुछ क्वेश्चंस आ जाएँ तो हम उसको कवर कर सकें और हम सही टिक करके आ सकें अपने एग्ज़ाम्स में। तो अभी तो बीपीएससी टेट के एग्ज़ाम्स भी हैं और सीटेट के एग्ज़ाम्स भी हैं। तो सीटेट ने तो अपने डेट घोषित कर दी हैं और बीपीएससी ने भी, और दोनों एग्ज़ाम जो है वो अगस्त में ही बता रहे हैं। तो अब देखते हैं कि पहले कौन सा एग्ज़ाम होता है। वैसे सीटेट के एग्ज़ाम्स तो चांसेस हैं कि वो एक्सटेंड नहीं करेंगे, जो 20 अगस्त को डेट क्लियर किया है डिक्लेयर सीबीएसई ने, और बीपीएससी ने भी अगस्त में ही बोला है एग्ज़ाम लेने के लिए। तो देखा जाएगा आगे क्या होगा, लेकिन चांसेस यही हैं कि अगस्त में ही दोनों एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो हमें तो अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि सीटेट जो है सिर्फ एक दिन ही एग्ज़ाम लेगा, तो उसके बाद आगे या पीछे कभी भी अगस्त में बीपीएससी भी एग्ज़ाम शायद ले सकता है। तो हमारी रिविज़न्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हमें रिवीजन करते रहना चाहिए। तो अभी हम रिवाइज़ करने जा रहे हैं। आपको ये जो भारती गाइड की ये बुक है बिहार उच्च माध्यमिक की, इससे हमने कुछ टीचिंग के टॉपिक्स को कवर किए हैं। तो आइए, कल हम कुछ रिवाइज़ कर रहे थे, उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम ने जो कल कवर किया था उसका उस टॉपिक से थोड़ा आगे बढ़कर अब हम आते हैं यहाँ। शिक्षण कला हम रिवाइज कर रहे थे, देखते हैं इसमें क्या था कल। ये कल आपको दिखाया था मैंने। ये शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसे हम ट्राईपोलर प्रोसेस कहते हैं। इस प्रक्रिया का केंद्रीय बिंदु शिक्षा होता है और शिक्षक, शिक्षार्थी तथा विषय वस्तु के इसके 3 ध्रुव होते हैं। शिक्षण क्रिया इन तीनों ध्रुवों में संबंध स्थापित करने का माध्यम होता है। तो इतना तो हम समझ गए हैं। अब आगे थोड़ा और भी देख लेते हैं कि क्या है ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, क्वालिटी टीचिंग। तो क्वालिटी टीचिंग जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इसके उद्देश्य, सीखना, शिक्षण के का उपकरण, सब हम जानते हैं। तो देखते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, क्वालिटी टीचिंग के लिए निम्नांकित मानदंडों पर विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक होता है। पॉइंट नंबर 1, उद्देश्य से अनुरूपता, कंसिस्टेंट विथ ऑब्जेक्टिव। इसके अनुसार शिक्षण क्रिया उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए, यानी कि जो शिक्षण क्रिया हमारी है वो जो हमारे उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव, उसी के अनुरूप होना चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए। यदि शिक्षक अपने शिक्षण उद्देश्य से भटक जाता है तो वह उचित मात्रा में शिक्षण की क्रियाओं का आयोजन नहीं कर पाता। इसका अर्थ यही होता है कि जब हम शिक्षण कराते हैं, शिक्षक बनते हैं, तो हमारा जो उद्देश्य होता है, हमारा उद्देश्य होता है बच्चों को अच्छी से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। और अगर हम अपने उद्देश्य से भटक जाएं और उन्हें हम किसी और दिशा में ले जाएं, तो ये एक सही दिशा नहीं होगा छात्रों के लिए, बच्चों के लिए। सीखने से संबंधित क्रियाओं की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज। इस मानदंड के अनुसार सीखने की क्रियाओं का आयोजन कितनी मात्रा में हो, यह निर्णय शिक्षक को लेना पड़ता है। यानी शिक्षक को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि उनकी क्वांटिटी ऑफ लर्निंग, सीखने से संबंधित क्रियाओं की मात्रा क्या होगी। शिक्षण के उपकरणों की उपयुक्तता, रिलेवेंस ऑफ टीचिंग एड्स। इसके अनुसार शिक्षक को यह तय करना होता है कि कौन से शिक्षक के उपकरण छात्रों को सीखने के लिए उपयुक्त होंगे। और चौथा पॉइंट दिया है, शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों की प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड एंड टीचिंग टेक्निक्स। इसके अनुसार शिक्षक को यह निश्चित करना होता है कि प्रभावशाली शिक्षण क्रिया के लिए कौन सी शिक्षण विधि, प्रविधि उपयुक्त होगी। यदि शिक्षण विधि गतिशील और उपयुक्त नहीं है तो वह प्रभावशाली नहीं होगी। यानी अगर अब टीचिंग करने के लिए हम किसी विधि का प्रयोग सही से नहीं कर पा रहे हैं, टीचिंग मेथड का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो टीचिंग जो है वो इफेक्टिव नहीं होगी। कम से कम समय में अधिक से अधिक सीखने के अनुभव का सृजन, क्रिएटिंग मैक्सिमम लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन द मिनिमम
टाइम। इसके अनुसार शिक्षक को यह देखना चाहिए कि वह इस प्रकार की शिक्षण की व्यवस्था करे जिससे कम से कम समय में अधिक से अधिक सीखने का अनुभव को उत्पन्न कर सके। और ये कुछ पॉइंट्स और भी दिए हुए हैं, देखते हैं क्या है। इस प्रकार प्रभावशाली शिक्षण के लिए शिक्षक को निम्नलिखित तत्वों की जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन से टेक्निक्स होने चाहिए? ये किशोर मन की समझ, अंडरस्टैंडिंग द माइंड ऑफ एडोलेसेंट। दूसरा, कक्षा विद्यालय प्रबंधन, क्लासरूम स्कूल मैनेजमेंट। तीसरा, शिक्षण के समय सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। चौथा, शिक्षण सूत्र, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग्स। और पांचवा, शिक्षण विधियों, मेथड्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण प्रविधियाँ, टेक्निक ऑफ टीचिंग्स। और सेवन्थ में क्या है? शिक्षण के उपकरण, और हम क्या क्या उपकरण यूज़ कर सकते हैं, एड्स ऑफ टीचिंग। पहला क्या है? श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पाठ्य पुस्तक, ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स, ये भी हमारे क्लास के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और चौथा है क्या? लास्ट क्या है? करिकुलम, और हमारा पाठ्यक्रम। यानी हमारा पाठ्यक्रम नहीं होगा तो फिर हम बच्चों को किस दिशा में ले जाएंगे, किस क्लास के लिए हमें कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, ये सब हमारी करिकुलम, हमारे पाठ्यक्रम पर निर्भर करता है। तो ये था जो ये टॉपिक था, ये आज टॉपिक ये वाला कंप्लीट हो चुका है। और बाकी भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कल रिवाइज करेंगे। और इसके साथ साथ देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट है तो 2-4 पॉइंट हम उससे भी रिवाइज कर लेते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट हो, जो हमारे रेगुलर काम में आए। दोस्तों देखिए, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ दी हुई है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पाठ योजना की रूपरेखा। पाठ योजना की रूपरेखा यानी, और यहाँ पर है उत्तम पाठ योजना की विशेषताएं। आइए जानते हैं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कुछ कुछ कवर कर लेते हैं। उत्तम पाठ योजना की विशेषताएं क्या होती हैं? एक उत्तम पाठ योजना की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, ये चाहे तो आप नोट्स भी कर सकते हैं। पाठ योजना शिक्षक के कक्षा कार्य की निश्चित करके उसे शिक्षण पथ से विचलित होने से रोकती है। ठीक, यह बताती है कि निश्चित समय विधि में क्या पढ़ना है। ये अध्यापक को उसके कार्य में निरंतर प्रगति का आश्वासन देती है। शिक्षक को क्रम और नियम से शिक्षण कार्य संपन्न करने की प्रेरणा देती है। छात्रों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान की जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रगति परीक्षाओं के आयोजन में सहायता देती है। और 6 पॉइंट है वो, यह अध्यापक को उपयुक्त प्रश्नों और श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करने की प्रेरणा देती है। 7 पॉइंट भी देख लेते हैं। इससे शिक्षक को उत्तम शिक्षण विधियों के चयन करने में भी सहायता मिलती है। ये उत्तम पाठ योजना की विशेषताएं हैं। और भी कुछ पॉइंट्स हैं। एक शिक्षक को उसके शिक्षण की सफलता और असफलता का ज्ञान कराती है। यह शिक्षक को भावी योजनाओं की तैयारी में मदद देती है। पाठ्य योजना एक ही विषय के विषय पाठ्यों में संबंध स्थापित करके शैक्षिक प्रक्रियाओं को निरंतरता प्रदान करती है। और यह शिक्षकों में आत्मविश्वास कर उसके शिक्षण क्रिया को प्रभावशाली बनाती है, उसके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाती है। टीचर्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है। यह सीखने और सिखाने की निश्चित परिमाण को बताकर छात्र और शिक्षक दोनों को लाभान्वित करते यानी कि टीचर और स्टूडेंट दोनों को इससे फ़ायदा पहुंचता है। यह अध्यापक को ऐसी क्रियाओं को निश्चित करने का अवसर देती है जिससे वह विद्यार्थियों के ज्ञान, रुचियां, अभिवृत्ति और कुशलताओं को उचित दिशा में निर्देशित कर सकता है। और ये है पाठ्यक्रम योजना की रूपरेखा। देखिए ये कैसे है इसका विषय। पाठ्य योजना, संख्या लिखेंगे, फिर दिनांक, फिर विद्यालय का नाम, फिर उसका टॉपिक, फिर उपविषय, प्रकरण, फिर कक्षा, फिर उसका कालांश, फिर उसका समय। और ये है सहायता सामग्री यानी टीएलएम,
सामान्य उद्देश्य जनरल एम्स, विशिष्ट उद्देश्य स्पेसिफिक एम्स, पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज, प्रस्तावना प्रश्न इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, उद्देश्य स्टेटमेंट ऑफ एम्स, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन, कक्षा कार्य क्लास वर्क, निरीक्षण ऑब्जर्वेशन और गृह कार्य होम असाइनमेंट। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब हमें जानना भी बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव्स में हमें पूछ सकता है और हमारे नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं और ये सब कुछ टॉपिक्स है। आइडियल टीचर, और इसके बाद हम आएंगे यहाँ शिक्षण विधियों में। तो कल हम टाइम रहेगा तो हम इसको रिवाइज कर लेंगे, आइडियल टीचर्स को। और अब दोस्तों कुछ और रिवाइज करते हैं और अब चलते हैं इस बुक को क्लोज करके। बिहार उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ये जो भारतीय गाइड बिहार की है, भारतीय गाइड जो है बिहार उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की, ये मैंने बिहार स्टेट के लिए मंगवाई थी, जिससे हम कुछ कुछ रिवाइज कर रहे हैं ताकि इसका हमारा जो कंसेप्ट है, हमारी थ्योरी है, वो क्लियर रहे, आगे हमें स्कूल्स में, हायर स्कूल्स में काम आए अगर हमारा सिलेक्शन होता है तो। और ये हमेशा के लिए भी अच्छा रहेगा। अब कुछ हम जीएस जो हमारी ये है एनसीईआरटी की, उसको रिवाइज करते हैं। ये है एनसीईआरटी की बुक सार संग्रह, जिससे हम वन लाइनर क्वेश्चंस को रिवीजन कर रहे हैं। और ये बुक जो है वो महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा की है। तो आइए देखते हैं। कल हम कुछ पॉलिटी से पढ़ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक को हमने टच किया हुआ है, और आइए देखते हैं आगे के लिए भी हम कुछ इसमें से कवर कर लें, और जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि समय बहुत कम है। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, और सारे टॉपिक कवर करने हैं। इंडियन पॉलिटी से हमने ये पढ़ा था, भारत का संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। तो ये आपको रिवीजन करते रहना है। और इसके साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़े थे तो हमने इसको कल रिवाइज किया था। अब हम आते हैं सीधे, कल ये टॉपिक कवर हो चुकी थी, अब हम यहाँ पहुँचते हैं। प्रमुख समितियाँ एवं उसके अध्यक्ष, आइए जानते हैं ये क्या है। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति बनी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे। प्रक्रिया नियम समिति बनी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। राज्यों के लिए समिति बनी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। और संचालन समिति बनी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। और कुछ शॉर्ट में देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समितियों के अध्यक्ष कौन है। जे वी मावलांकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। वो कौन कौन सदस्य थे? ए गोपाला स्वामी आयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी ए मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. केतनान, बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णचारी को अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी 1947 से 50 में, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 47, 1946 टू 1947। और देखिए इन्होंने एक नोट्स दिया है यहाँ पे, भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों का पर हस्ताक्षर किए थे। अब कुछ टॉपिक्स इधर भी देख लें। संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत, वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेस। नंबर 1, भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की संकल्पना किस देश के संविधान के रूप में अभिप्रेरित है? आयरलैंड से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। भारत में न्यायिक
न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और एक नोट्स भी इसमें दिया हुआ है, भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एक लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस किस देश से संविधान से प्रेरित है? जर्मनी के वीमर संविधान से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा से। तो आज के लिए इतना रिवीजन काफ़ी है। फिर हम कल कुछ रिवाइज़ करेंगे और शाम में हम ग्रामेटिकल पोर्शन लैंग्वेज का हिंदी और इंग्लिश रिवाइज़ करेंगे। तो रखिए अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।